सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रल और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लेंगे और उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये चीज़ हम उसके रिजल्टेंट आउटपुट को देखेंगे। क्योंकि जब हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास फंक्शन है, उन स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मेरे पास में एक फंक्शन है। सपोज़ मैं इंटीग्रेशन कुछ फंक्शंस का लिख रहा हूँ। सो सपोज x की पावर n है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला इसका होता है, वो होता है x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके, प्लस c। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x dx और इसकी वैल्यू होती है log x प्लस c। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx और इसकी वैल्यू होती है e की पावर x प्लस c। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a की पावर x दिस इज द a वेयर a इज द कांस्टेंट dx। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज a की पावर x डिवाइडेड बाय log a plus c. Same as if you talk about the trigonometry functions, so integration sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ cos x प्लस c। ओके, इसी तरीके से अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ओके, मोर ओवर सपोज आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं 10x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है log sec x प्लस c। इसी तरीके से अगर सपोज आप cot का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx, सो ये होता है log ऑफ sin x प्लस c। सेम एज अगर आप sec x dx करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है log sec x प्लस 10x। ओके, मोर ओवर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका वो है आपके पास में cosec x। सो इंटीग्रेशन cosec x dx जिसकी वैल्यू होगी, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होता है log cosec x माइनस cot x और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है log 10x/2 प्लस c। ओके, सो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ एक हमारे पास में और फंक्शन है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। सो इसका इंटीग्रेशन होता है sec ऑफ x
sec x plus c. C is basically the arbitrary constant. Okay. Next है that is the integration of cosec x and dx. So cosec x dx or simply we have cosec x and cot x dx. So this is minus times of cosec x plus c. So ये कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास में इंटीग्रेशन फार्मूला है। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ इन्वर्स के इंटीग्रेशन फार्मूले भी होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, डी एक्स। सो ये जो वैल्यू होती है बेसिकली वो होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। प्लस सी। इसी तरीके से अगर सपोज़ यहाँ पे माइनस होता, सपोज़ यहीं पे आपके पास में माइनस होता -1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो उस केस में ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट जो आपके पास में है वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, ओके, प्लस सी। नेक्स्ट है आपके पास में इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि इक्वल टू होता है 1 बाई ए कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स बाई ए प्लस सी, ओके। सो इसी तरीके से सपोज़ आपके पास में कोई इक्वेशन होती है और वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, सपोज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्मेट में कोई वैल्यू दे रखी है। सो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटीज की वैल्यू होती है 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ ए लॉग ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, ओके, प्लस सी। इसी तरीके से सपोज़ मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, तो उस केस में वैल्यू भी होगी 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सेम एज जो रेस्ट आइडेंटिटीज हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सेम एज इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इस चीज़ की वैल्यू होती है 1/a कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। सो ये कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, बट ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें हर हालत में हमें पता ही होने चाहिए। ओके, अगर ये पता नहीं है तो उस केस में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। सो चलिए कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सपोज़ अब आपके पास में ये हाइपरबोलिक फंक्शन का इस्तेमाल अगर किया जाए तो उस केस में क्या होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन क्या होगा। सो सपोज़ हमारे पास में बात करता हूँ मैं हाइपरबोलिक का मतलब उसमें h टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सो सपोज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सेक h स्क्वायर x। सो इस पर्टिकुलर हाइपरबोलिक फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा 10hx प्लस c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक h स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट hx प्लस c। इसी तरीके से अगली एक वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ साइन hx dx इक्वल टू कॉस hx। ओके, सेम एज इंटीग्रेशन cos hx dx। सो cos की इंटीग्रेशन होती है बेसिकली sin hx। ओके, इसी तरीके से सपोज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec hx एंड tan hx dx। सो ये वैल्यू होती है माइनस सेक hx प्लस c। सो ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन थे जिनका रिजल्ट्स मैंने आपके सामने शो किया। इसी तरीके से एक लास्ट बचता है कॉसेक का। सो कॉसेक hx कॉट hx dx। सो इसकी वैल्यू होगी आपके पास में कॉसेक hx प्लस c। ओके, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जैसे कि सपोज़ मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में होंगे ऑलरेडी। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये कोई वैल्यू इस फॉर्मेट में दी हुई है, सो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ की वैल्यू होती है 1/2 इंटू एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सो ये एक आइडेंटिटीज़ होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली स्पेशल इंटीग्रेशन के तहत ट्रीट किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली दी स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सपोज़ इसकी जगह पे मैं प्लस कर दूँ तो उस केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर कोई चीज़ इस फॉर्मेट में है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 टाइम्स ऑफ x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1/2 a स्क्वायर एंड log दी x प्लस अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो उसका रिजल्ट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा प्लस सी। ओके, सेम एज सपोज आप इसको इंटरचेंज कर दें, सपोज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, उस केस में क्या होगा? सो उस केस में जो आपके पास में आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास में माइनस रहेगा। सो ए स्क्वायर, सो दैट विल बी, इसको रफ़ी कर देते हैं। यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो होगी x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट जो है इसी की स्पेशल का लास्ट फॉर्मूला जो बनता है वो अपॉन्स में बन जाता है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अगर फॉर्मेट में कोई वैल्यू है तो उस केस में ये साइन h इनवर्स x बाई ए की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर इस वैल्यू को मैं इंटरचेंज कर दूं, सपोज इसकी जगह पे अगर मैं कर दूं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, सो इस केस में जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू होगी। सो ये कुछ स्टैंडर्ड आपके पास में इंटीग्रल फार्मूलेज थे, तो इन इंटीग्रल फार्मूलेज को हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, उसमें हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ओके, सो सपोज हम बात करते हैं कि लिमिट a टू b f ऑफ x dx। सो इस पर्टिकुलर लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? सो इट्स पर्टिकुलर लिमिट की जो वैल्यू है वो दोस्त होगी f x इक्वल टू f1 x इक्वल टू b माइनस f1 that is x equal to a, where f1 is represent integral of fx, where the f1 x represent the integration of f of x dx. Okay, so this thing is known as upper limit, this thing is known as upper limit, and this thing is known as lower limit. ओके, इसके अलावा जो
डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सपोज़ कोई फंक्शन है जो -a से a की ओर जा रहा है, f(x) dx के फॉर्मेट में है, तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx होगी। सो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये वैल्यू कब होगी। सो ये वैल्यू तब होगी जब हमारे पास में f(x) इज़ बेसिकली अ इवन फंक्शन, ओके। और इसकी वैल्यू 0 होगी जब हमारे पास में f(x) एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम फाइनली आउटपुट आसानी से निकाल सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस, ओके। सो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या फिर हम इंटीग्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, सपोज 0 to 2a f(x) dx है। सो इस इंटीग्रेशन की भी वैल्यू दो प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैल्यू हो सकती है आपकी 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। सो ये वैल्यू होगी इफ़ f(2a minus x) इज़ इक्वल टू f(x) है तब, और इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब हमारे पास में f(2a minus x) इज़ नॉट इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f(x). मीन सेम, अगर ये इवन फंक्शन है तब ये होगा, और अगर ये ऑड फंक्शन है तब इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है। सो बेसिकली ये आपका डिफरेंट इंटीग्रल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमें कुछ, जब हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, सो ड्यूरिंग वेक्टर कैलकुलस के केस में हमारे को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या हैं, चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष आपके पास में आइडेंटिटीज़ होती हैं जो इंटीग्रेशन की केस में फाइनल आउटपुट आपको देने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin bx dx। सो इस पर्टिकुलर की वैल्यू होती है e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, ये इसकी वैल्यू होगी, प्लस c। दूसरा आपके पास में जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन, सपोज इसकी जगह पे cos हो, e की पावर x cos bx dx। सो उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, एंड a cos bx प्लस b sin bx प्लस c, ओके। सो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे। इस चीज़ को बेसिकली हम लोग बोलते हैं वॉलिस फॉर्मूला, ओके। सो बेसिकली हमें रिजल्ट्स से मतलब होना चाहिए। सपोज़ 0 से π/2 कोई फंक्शन है, लेट इसे कंसीडर कर लेते हैं sin n थीटा
और डी थीटा, या फिर यही फॉर्मूला हो सकता है 0 to π/2 इन टर्म्स ऑफ cos n थीटा डी थीटा। सो इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगे। n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 डिवाइडेड बाय n-3 डिवाइडेड बाय n-2, देन n-5 divided by n-4. Okay, so this value will be keep continue. This value will be keep continue till 3/4 into 1/2 into π/2. ओके, कब? जब आपका एफ एन इज़ इवन नंबर। ओके, और इसी चीज़ की वैल्यू होगी आपके पास में n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-5 डिवाइडेड बाय n-4 डॉट 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 4/5 2/3 when if n is odd। ओके, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तब हमारे पास में ये रिजल्ट आपके पास में होगा। सो आई होप सो इंटीग्रेशंस के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या होते हैं ये बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ताकि जब आप इंटीग्रेशन करें तो वहाँ पे आसानी हो। इसके साथ साथ जो कि हमने वेक्टर कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, सो मैं उसके भी कुछ फॉर्मूले मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ड्यूरिंग वेक्टर कैलकुलस हमने जो चीज़ें सीखी थी वो क्या क्या सीखा था। वेक्टर कैलकुलस के दौरान जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ वेक्टर वेक्टर कैलकुलस के दौरान हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सपोज़ मुझे ट्रिपल प्रोडक्ट करना है किसी वेक्टर का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज़ मुझे वेक्टर a डॉट b वेक्टर c आपको सॉल्व करना है। इस केस में जो आपकी वैल्यू होगी, इस चीज़ को हम वेक्टर a वेक्टर b या वेक्टर c से लिख सकते हैं, और ये इक्विवेलेंट वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 के इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी। दिस कैन आल्सो रिटन एज, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं दैट a क्रॉस b डॉट विद c मीन्स दो वेक्टर अगर आपके क्रॉस प्रोडक्ट में है और उनका आउटपुट जो है अगर डॉट प्रोडक्ट किसी थर्ड वेक्टर के साथ में हो रहा है तो उस केस में ऐसा चीज़ होगा। और इस पर्टिकुलर केस में इनकी वैल्यू अगर 0 कंसीडर की जाए, सपोज़ ये वैल्यू 0 कंसीडर की जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर a कॉमा वेक्टर b कॉमा वेक्टर c जो हैं बेसिकली ये सभी कोप्लेनर हैं। ओके, कोप्लेनर हैं, इसका मतलब वो एक ही प्लेन पे प्लेन को शेयर कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सपोज़ आपको 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सपोज़ a क्रॉस b क्रॉस c, सपोज़ ये 3 वेक्टर हैं, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इस केस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वेक्टर a और वेक्टर 132 का कंसेप्ट है, तो इनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे a जो है वो एक्चुअली वो 1 वैल्यू है, ये 3 है और ये 2 है। इनके बीच में बेसिकली क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 2 3 1 2 3। ओके,
ये 1 2 3 ये कोई याद करने की एक ट्रिक है, 1 2 एंड 3 वेक्टर 3 सीक्वेंस में। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और सपोज मैं वेक्टर आर की बात करूं, बाकी तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो बहुत ज़्यादा टफ हो। अगर मैं वेक्टर आर की बात करता हूं जो कि काफ़ी आसान है, तो वेक्टर आर की वैल्यू सभी को पता होती है। सो वेक्टर आर जो बेसिकली होता है वो एक पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर बेसिकली कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइंड होते हैं। ओके, सो उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये पता होना चाहिए हम सभी को। सो वेक्टर आर की जब कभी हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन होती है। ओके, पोजीशन वेक्टर होता है ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिनेट x y z। So therefore we can write down it that x times of iota plus y times of j plus z times of k, ये वेक्टर r की वैल्यू होती है। इसी तरीके से सपोज मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का, सो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो हम जानते हैं that mod of r, this represent magnitude of vector r, that is equal to the coefficient of iota, that is x square, plus coefficient of j cap plus coefficient of k cap. So basically this is the magnitude of vector r. If you talk about the unit vector, so unit vector will be represented by cap. So this is the unit vector. Okay, so in the case of unit vector or simply directive vector or directive vector, okay, so इस केस में जो वैल्यू होगी वो होगी वेक्टर r डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, सो इस केस में जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो आएगी x आयोटा y ऑफ j प्लस z ऑफ k कैप होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू होती है। इसके साथ साथ चूँकि वेक्टर कैलकुलस के दौरान हम वर्क की बात करते हैं, सो हमें पता होना चाहिए कि वर्क बेसिकली क्या होता है। ओके, और मोर ओवर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ, सो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है। सपोज़ ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड ए ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इसके बराबर होता है, या फिर बेसिकली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, लेटर ड्यूरिंग दी प्रॉब्लम आई विल डिस्कस ऐसा क्यों होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रियल लाइफ एग्जाम्पल की, सो एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली दी वर्क। ओके, सो in case of work we have two vectors. One is the vector F, that is basically the force, and dot product with the displacement vector D, and this is basically the displacement. So two vector का dot product एक work, and work is basically a vector quantity. If you talk, then work give you
the work is basically the scalar quantity, while the force is vector and displacement itself vector. So we can say that dot product is a product where a product of two vectors, and we find a scalar quantity of both of them. Great. If you talk about basically the cross product, so the other product is basically the cross product. So in case of cross product, the expression will be like that. Suppose vector A be cross product with vector B, so that will be mod of A mod of B and sin theta n cap. Here n is basically the directive, okay, and or simply we can write down that the minor of I j k and coefficient of ax, ay and az, bx, by, bz. Okay, so these are basically the cross product, and the example of cross product is basically that is the torque. Okay, so torque is equal to R cross F. So these are basically physical interpretation of cross product and dot products. So उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वेक्टर कैलकुलस भी समझ में आई होगी। साथ में एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टॉर्क को ही हम बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सो मोमेंट ऑफ फोर्स और सिंपली इम्पल्स, ओके, और सिंपली इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स, ओके। नेक्स्ट इज बेसिकली द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग, इट्स बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। So area of parallelogram is basically the cross product of vector A and B and vector B. Simply we can write down that vector A cross vector B. सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी ड्यूरिंग दी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के दौरान जो इस प्रकार के फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं वो सभी फार्मूले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक्स रिस्पेक्टिव यूनिट्स में डिस्कस करूँगा और उनमें इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।